एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपनी सबसे पहली खबर में बात करेंगे बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानियों पे अटैक हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक हुआ है, जिसमें कि 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए हैं, उस क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। इस घटना पे हमें बहुत दुख हो रहा है, पर यह दुख तब खुशी में बदल जाता है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कुछ इस प्रकार का ट्वीट करते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि ये इंडिया बैक्ड टेररिस्ट हैं। तब बड़ा खुशी होती है। एक तो तुम अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें इंटेलिजेंस फेल्योर हो रहा है कि टेररिस्ट तुम पे अटैक कर दे रहे हैं। बहरहाल वो टेररिस्ट नहीं है, वो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं। तो चलो तुम उसको टेररिस्ट कह भी दे रहे हो और इंडिया बैक्ड टेररिस्ट कह दे रहे हो। तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी खराब है कि तुम्हारे लोगों को मार दिया जा रहा है, तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो, केवल कह रहे हो कि कॉर्डन कर दिया हमने क्षेत्र को और उनकी जांच, उनकी खोज जारी है। तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, केवल कह दे रहे हो कि इंडिया बैक्ड टेररिस्ट है। हम जानते हैं कि उनके जवानों की जान केवल और केवल पाकिस्तान के जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, उनके हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनकी वजह से जा रही है। ये नहीं जा सकती थी, पर ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी कमी के कारण इस तरह की चीजें हो रही हैं। और उसका ठीकरा वो जब भारत की तरफ फोड़ते हैं तो ये कहने में हरगिज मुझे झिझक नहीं होती है कि बहुत मजा आया, बीएलए के लोगों ने बहुत अच्छा किया, पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत अच्छा किया। हालांकि जो आर्मी के जवान मर गए उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, इससे बड़ा दुख होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, खुशी तब होती है जब पाकिस्तान की पीएम इस तरह की चीजें लिखते हैं कि ये सब भारत बैक्ड जो टेररिस्ट हैं वो हैं। भारत इस तरह की घटनाएं कभी नहीं करता। और चलो हम अपना काम कर भी रहे हैं, कोई भी देश अपने दुश्मन देश को खुश नहीं देख सकता है और उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, उसको हमेशा परेशान करता रहता है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम ये कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी औकात बढ़ाओ और उस हिसाब से बात किया करो। औकात की बात चली है तो चीन की औकात अब नेपाल को भी अपने काबू में रखने की नहीं रह गई है। भारत पीछे से ही नेपाल को काबू में रखता है, ये साफ साफ दिखाई अब दे रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा होने वाली है। वो भारत से टाई अप हो सकता है बनाना चाह रहे हैं। 4 जनवरी को हो सकता है ये यात्रा है वो हो सकती है। सरकार वहां पे भंग हो चुकी है, सरकार नहीं संसद भंग हो चुकी है, अभी भी वो प्रधानमंत्री हैं और दोनों ही जो कम्युनिस्ट पार्टियां वहां पर है उनके बीच में झड़प चल रही है। इस झड़प को सुलझाने के लिए और केपी शर्मा ओली के साथ प्रचंड की जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने के लिए अब चीन के बड़े बड़े लीडर्स काठमांडू पहुंच चुके हैं और वो अब लगातार मीटिंग करने वाले हैं कि इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में जो झड़प है वो खत्म हो जाए और आसानी से सरकार चल सके। एक्चुअल में प्रचंड प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ओली ने सीधे सीधे संसद भंग करके उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी छीन ली। अब प्रचंड बिल्कुल मूड में नहीं है ओली के साथ अपना जो कोलैबोरेशन है वो करने के लिए, जिससे सरकार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और आपको पता है कि अब लगभग 4 से 5 महीनों में वहां चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और उसकी तारीखें भी आगे घोषित कर दी जाएंगी। चीन को ये लग रहा है कि जब ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां अलग हो जाएंगी तो इन दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टियों में इतना दम नहीं है कि वो अकेले में सरकार बना सके। वहां से सरकार गई, कम्युनिस्ट पार्टी गई तो चीन का दबदबा गया। अब वहां पे जो प्रभुत्व है वो अब भारत का आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत बैक्ड गवर्नमेंट अब आगे आने वाले समय में आती हुई दिखाई दे रही है यदि इन दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में मेल नहीं होता है तो चीन अपनी औकात से ज्यादा वाला काम कर रहा था। लगभग 1 साल 6 महीनों से ही हम देख रहे हैं कि नेपाल को भारत के विरोध में वो खड़ा करता आया है और यही सबसे बड़ा कारण है कि उन पार्टियों के बीच में, नेपाल की पार्टियों के बीच में ही ये फूट पड़ चुकी है कि किसकी तरफ रहना है, किस देश की तरफ रहना है, भारत की तरफ रहना है कि चीन की तरफ रहना है। चीन का एक एजेंट बन के नेपाल की गवर्नमेंट काम करना चाहती है। इस तरह की चीजें उनके राजनेताओं को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि जो मैप वाला विवाद हुआ था वो चीन का एजेंट बन के ही नेपाल के राजनेता कर रहे थे और ये चीज कुछ राजनेताओं को पसंद नहीं आ रही थी उनके, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं और अब ये चीन से संभाले नहीं संभल रहा है। तो औकात के बाहर की चीज उनको नहीं करनी चाहिए। यही हिदायत पाकिस्तान को भी है और मेरी चाइना को भी है। इसके अलावा म्यांमार अब चाइना के चंगुल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। पुराने समय में चीन के द्वारा उनको डिफेंस इक्विपमेंट दिए जाते थे, इसमें एयरक्राफ्ट, और हमने सुना ही है कि म्यांमार को वो J-17 एयरक्राफ्ट भी बेच रहे हैं। अभी कितने बेचे उन्होंने ये क्लियर नहीं हुआ है। तो अब म्यांमार हथियारों की डिपेंडेंसी उनसे कम कर रहा है। रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स से उसने
C295 एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट हैं उनको खरीदा है, और ये सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट ही हैं क्योंकि म्यांमार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फर्स्ट हैंड ये सारी चीजें खरीद सके। भारत से भी उसने, आप जानते हैं कि सबमरीन खरीदी है, अब जॉर्डन से वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, ट्रांसपोर्ट वाले एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। इसके अलावा 2011 के बाद जो उनकी नई गवर्नमेंट आई थी उसने 96 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी खरीद लिए हैं, जिसमें कि 79 प्लेन्स कुछ 10 अलग अलग टाइप के हैं और इसमें 17 हेलीकॉप्टर हैं जो कि 5 अलग अलग टाइप के हैं। ये जो C295 खरीदा जा रहा है उससे चाइना मेड Y8S एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा, और ये जो दाम है C295 का वो लगभग 38.6 मिलियन डॉलर का उनको पड़ रहा है, जो कि एक अच्छी डील मानी जा सकती है। म्यांमार के द्वारा 2001 में जब MiG-29 खरीदा गया तब से क्लियर हो गया कि म्यांमार अब चीन को छोड़ के रशिया की तरफ झुकने लगा है और रशियन मेड हथियार अब वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं। अगर 2001 से पूरी बात की जाए 2016 तक की, तो रशिया का ज्यादा व्यापार म्यांमार से हुआ है बजाय कि चीन से। हालांकि डिफरेंस बहुत कम है, पर फिर भी म्यांमार के जो जनरल हैं वो ये चाह रहे हैं कि अब चीन पर डिपेंडेंसी कम की जाए। चीन का हाथ म्यांमार के ही जनरल ये देखते हैं कि जो इंसर्जेंसी है म्यांमार में उसका बढ़ावा देने के चीन का ही हाथ है। जो इंडिया बैक प्रोजेक्ट है उनको प्रभावित करने के लिए चीन इस प्रकार के आतंकवादियों को म्यांमार में भेजता है, तो इस कारण से वो चीन पर डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं। और म्यांमार की आर्मी के अंदर के लोग भी ये चाहते हैं कि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए म्यांमार भारत से भी कुछ ना कुछ चीजें खरीद रहा है और हो सकता है कि भविष्य में और खरीदे, क्योंकि भारत में जितने भी चीजें हैं वो मैक्सिमम रशियन है और उसको सेकेंड हैंड माल की अभी आवश्यकता है। इसके अलावा म्यांमार ये चाहता है कि उनकी जो पाइपलाइंस हैं उनकी रक्षा के लिए उनको नए नए वॉरशिप की भी आवश्यकता है और नेवल प्लेन्स की भी आवश्यकता है, तो इन सारी चीजों को भी वो अन्य देशों से ही कंप्लीट करना चाह रहा है बजाय कि चीन से। वही बात करें अर्जुन MK1A की, जो कि अर्जुन MK1 का ही थोड़ा सा उन्नत वर्जन है। 14 इसमें कैपेबिलिटीज को चेंज किया गया है या बढ़ाया गया है, तो इसको खरीदने का जो प्रोसेस है वो अब आर्मी ने स्टार्ट कर दिया है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा एक फाइल अब आगे बढ़ाई जा रही है जो कि आगे जाके इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के सामने रखी जाएगी। इसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखी जाएगी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखी जाएगी, जो कि जनवरी 2021 तक होने की संभावना है। जब आर्मी ने इसका जो दाम है वो हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि से जब लिया तो लगभग 8900 करोड़ रुपए का यह पूरा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। 118 इसमें टैंक खरीदे जाने हैं अर्जुन MK1A वाले, तो अब इस चीज को सामने रखा जाएगा और जल्द से जल्द इसको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। पर फिर भी मुझे जहां तक लगता है 1 से 1.5 साल का समय अभी और लग जाने वाला है। इसको पूरी तरह से फाइनल माना जा रहा है और DRDO के द्वारा जो पुराने अर्जुन टैंक हैं उसके स्पेयर पार्ट के लिए भी जैसलमेर में एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई जा रही है कि वहां पर पूरे स्पेयर पार्ट उनको प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आर्मी को नए अर्जुन MK1A का ऑर्डर देने में भी झिझक अब नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।